A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدك। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया कोर्स CSS स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज CSS का हमारा पहला लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ आइडियाज CSS से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहली चीज जो है वो CSS की डेफिनेशन है। ठीक है, तो चलिए आइए अपने काम का हम लोग आगाज करते हैं। डेफिनेशन में बहुत सारी डेफिनेशंस मुझे ऑनलाइन सर्च करने पे मिली, कुछ बुक्स को सर्च करने से मिली, तो जो मुझे पसंद आई वो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो आपको जो पसंद आए आप वो डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, किसी को समझाने के लिए या खुद को समझाने के लिए या आगे डिलीवर करने के लिए। तो CSS मुखफ़फ़ है 3 वर्ड्स का। सी से मुराद क्या है जी? कैस्केडिंग। जो पहला एस है उससे मुराद है स्टाइल और जो दूसरा एस है उससे मुराद है शीट। तो कैस्केडिंग, स्टाइल, शीट। अब फिर एक सवाल पैदा होता है, इसको कैस्केडिंग क्यों कहते हैं, फिर स्टाइल क्यों कहते हैं और फिर शीट क्यों कहते हैं? तो हम लोग इंशाल्लाह वन बाय वन हर चीज को डिस्कस करेंगे। तो जो CSS है, सुन रहे हो, CSS कैस्केडिंग, स्टाइल, शीट्स are used to specify the appearance। जो CSS है ये इस्तेमाल होता है स्पेसिफाई करने के लिए, खास करने के लिए, मुतय्यन करने के लिए, तय करने के लिए अपीयरेंस को। किसको? अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? जाहिर। अपीयरेंस जाहिर को कहते हैं ना, लुक को कहते हैं। जो चीज आपको नजर आ रही है या जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जो फॉर्मेटिंग आपको नजर आ रही है ऑफ द वेब पेजेस। क्लियर हो गया नहीं होगा? तो जो वेब पेजेस की अपीयरेंस है उसको मुतय्यन करने के लिए, उसको तय करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? CSS को यूज करते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? तो CSS इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस रिटन इन HTML। तो एक बात यहां से ये भी कंफर्म हो गई कि अगर आप लोग CSS सीखना चाहते हैं और बगैर HTML सीखे आप लोग CSS सीख रहे हैं, तो ये आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि CSS का काम स्टाइलिंग करना है और लेआउट को स्पेसिफाई करना है। किसके? HTML के। ये HTML में रिटन डॉक्यूमेंट्स के लेआउट को स्पेसिफाई करना है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो अगर आपको HTML ही नहीं आती, आपको बेसिक स्ट्रक्चर ही बिल्ड करना नहीं आता, जैसे मैं पहले अपने शुरू के लेक्चर्स में जो मैंने HTML के आपको दिए थे, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो बोन स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड होता है। अगर हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए भी हमें पहले स्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है, फिर ऊपर हम सीमेंट लगाते हैं, पेंट करते हैं, दरवाजे लगाते हैं, स्टाइलिंग हम बाद में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। जैसे इंसान के जिस्म में हड्डियों का ढांचा है ना, अगर हड्डियों का ढांचा नहीं होगा तो उसके ऊपर फिर आप स्टाइलिंग कोई नहीं कर सकते, उसका मेकअप कोई नहीं कर सकते। सो देयरफॉर अगर आप CSS सीखने के लिए आ गए हैं और आपको HTML नहीं आती, तो बराए मेहरबानी फर्स्ट ऑफ ऑल HTML सीख लें और उसके बाद आप CSS की तरफ आए। अब यहाँ अपीयरेंस से क्या मुराद है? तो अपीयरेंस इंक्लूड्स, अपीयरेंस में शामिल है नंबर 1 कलर। आप फाउंड कलर देते हो, आप बैकग्राउंड का कलर देते हो। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आप शेडो का कलर भी देते हो। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं और बड़ी मजे मजे की स्टाइलिंग हम करेंगे। आप बॉक्स का शेडो भी देंगे, उसका कलर भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। डायमेंशंस, अब जो बॉक्सेस आप लगा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स आप अपने वेब पेज के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, उन स्ट्रक्चर्स का साइज क्या होगा? डायमेंशन से मुराद है लेंथ और विड्थ। आप डिव्स यूज करेंगे इंशाल्लाह, भी मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये चीजें जो है वो समझाऊंगा और आपको क्लियरिफाई करूंगा। तो डायमेंशंस को भी स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग CSS को यूज करते हैं कि एक बॉक्स की लेंथ क्या होगी या
विड्थ क्या होगी, या फाउंड का साइज क्या होगा, या लाइन की हाइट क्या होगी, ये सारी की सारी चीजें हम किससे कंट्रोल करते हैं, सीएसएस से कंट्रोल करते हैं। या ये कहूं सादा अल्फाज में कि सीएसएस डायमेंशंस को भी कंट्रोल करती है। फिर जी पोजीशन, कौन सा कंपोनेंट कहां पे आएगा, कौन सा कंपोनेंट कहां पे आएगा, पेज पे किस कंपोनेंट को किस जगह देखना चाहिए, ये जो पोजीशनिंग है इसको भी सीएसएस स्पेसिफाई करती है। फिर जी बिहेवियर, क्या बिहेवियर, जो आपके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बटन्स हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बटन्स हैं, उन बटन्स का बिहेवियर क्या होगा। जब हमारा माउस बटन के ऊपर जाएगा तो आएगा उसके ऊपर हॉवर इफेक्ट लगा हुआ होगा या नहीं लगा हुआ होगा। हॉवर इफेक्ट बताएगा कि ये जो बटन है इसका कलर क्या हो जाएगा। और ये देखें आपके सामने एक बटन है, मैं इसके ऊपर अपने एरो को लेके जा रहा हूं। पहली बात एरो की शेप चेंज हो रही है और दूसरी बात बटन का कलर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, ये इफेक्ट लगा हुआ है इसके ऊपर, पावर इफेक्ट लगा हुआ है। तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ द बिहेवियर्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेब पेज को भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग सीएसएस को यूज करते हैं। तो सीएसएस जो है हम लोग यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए, बिहेवियर्स ऑफ द कंपोनेंट को भी कंट्रोल करने के लिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर्स हम इंशाल्लाह इन लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे और इन्हें कंट्रोल भी करेंगे ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक हो गया। और बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं आप लोगों के सामने। या एक दूसरी डेफिनेशन है कि सीएसएस कंट्रोल्स, दो मोटी मोटी बातें, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं। एक स्टाइलिंग, मेकअप में कलर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, डायमेंशंस आ जाएंगी, आएंगी नहीं आएंगी। लेआउट एंड स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, बिहेवियर भी किस में आ जाएगा, मेकअप में आ जाएगा ना। जब आप आंख हिलाएंगे तो आई ब्रो को कैसे हिलना चाहिए ना, जो मेकअप करने वाली आंटियां होती है ना ब्यूटी पार्लर्स के ऊपर, तो वो क्या करती हैं, वो आईब्रो की शेप बनाती हैं कि जब ये आंख का जो आईब्रो ऊपर हिलेगा तो इसकी शेप किस तरह की बननी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द फेस ऑफ द वीमेन जो है वो बताती है कि हाँ जी मैं इसको ऐसे बना दूं तो बड़ा मजे का लगेगा जब आपके आईब्रो हिलेंगे। तो बिहेवियर्स जो है ये भी सारे स्टाइलिंग के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्या है, लेआउट और स्ट्रक्चर। इसमें आप पोजीशनिंग भी देंगे, डायमेंशन भी देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर को आपने कंट्रोल करना है, लेआउट को आपने कंट्रोल करना है। तो सिंपली या इन नटशेल में ये कह सकता हूं, मुख्तसरन में ये कह सकता हूं कि जो सीएसएस है ये दो काम कर रही है। एक मेकअप को या स्टाइलिंग ऑफ द वेब पेज को कंट्रोल कर रही है और दूसरा ये स्ट्रक्चर या लेआउट ऑफ द वेब पेज को कंट्रोल कर रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन जो कि लास्ट डेफिनेशन है, तो मैंने जो यहां मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरी दुनिया में लास्ट डेफिनेशन है, बहुत सारी और है। आप लोग जाके गूगल करके देखें, अंडरस्टैंड करें, समझें, और अगर जो मैं समझा रहा हूं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझसे आप पूछ सकते हैं। So CSS describes how HTML elements are to be displayed. CSS बताती है, इस बात का तायीन कौन करती है, जैसे हमारे मुल्क का वजीर आजम साहब जो है वो तय करता है कि हाँ जी हमारे फ्यूचर के फैसले क्या होंगे, वो चाहे हमें रोड दे या चाहे हमें तार दे, यही है ना, या हमारा बेड़ा तर जाएगा या हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, दो ही काम होंगे ना। जो हमारे बड़े हमारे सर पे बैठे हैं उनके फैसले दो काम करेंगे, या हमारा बेड़ा तार देंगे या हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे। तो सीएसएस जो है ये तय करती है, ये तय करती है, इसके पास अथॉरिटी है ये तय करने की कि हाउ द एचटीएमएल एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड। एचटीएमएल के एलिमेंट्स जो है वो किस तरह के दिखने चाहिए, बटन का रंग क्या होना चाहिए, बटन का साइज क्या होना चाहिए, बटन दिखना कहाँ चाहिए, बटन दिखना भी चाहिए या नहीं दिखना चाहिए ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर, या छोटी स्क्रीन पे बटन किस तरह का दिखना चाहिए, बड़ी स्क्रीन पे बटन किस तरह का दिखना चाहिए। क्लियर हो गया नहीं हो गया। पेपर पे और इन अदर मीडिया या दूसरे टाइप के जो मीडिया है आपके, वहां पे जो आपका आपके एलिमेंट्स एचटीएमएल के वो किस तरह दिखने चाहिए। क्लियर हो गया जी। सो नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग आगे। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सीएसएस में असल में 3 लेटर्स शामिल हैं। जो पहला सी है इससे मुराद है कैस्केडिंग, और दूसरे सी से क्या मुराद है, स्टाइल, और तीसरे से क्या मुराद है, शीट। ये एक शीट होती है
जिसके ऊपर हम लोगों ने स्टाइलिंग के सारे रूल्स मेंशन किए होते हैं, और ये एक कैस्केड की शक्ल में होते हैं। किसकी शक्ल में होते हैं? कैस्केड क्या है, सवाल ये पैदा होता है ना, कैस्केड क्या है? तो कैस्केड असल में आबशार को कहते हैं। देखिए कभी वाटरफॉल देखा है? ऊंचे पहाड़ों से गिरता हुआ पानी देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा? देखा ना उन लोगों ने? तो कैस्केड कहते हैं किसको? आबशार को। और जब हम स्टाइल शीट के ऊपर रूल्स मेंशन करते हैं ना, वो भी एक कैस्केड की शक्ल में होता है। पहले पहला रूल आता है, फिर दूसरा रूल आता है, फिर तीसरा रूल आता है, फिर चौथा रूल आता है। और कभी आपने अगर स्टेप वाइज सीढ़ियां देखी है ना, सीढ़ियों पे आप आते जाते हैं, घर में भी आपकी सीढ़ियां हैं, डबल स्टोरी मकान ये हमारा बना हुआ, नई सीढ़ियां देखिए, मैं अभी आपको ले जाता हूँ, सीढ़ियां दिखा देता हूँ जी। तो सीढ़ियों के स्टेप्स होते हैं, क्या होते हैं? तो जैसे अगर आपने देखा हो, जो आबशार होती है उसके भी स्टेप्स होते हैं। पहले पानी चोटी से गिरता है, नीचे आता है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो ये सारी चीजें मैंने असल में, अगर आपको नहीं समझ आई ना, तो मैं ये सारी की सारी चीजें आपको भी दिखा देता हूँ कि डेफिनेशन में हमने कहा कि वाई CSS इज कॉल्ड कैस्केडिंग, इसको हम कैस्केडिंग क्यों कहते हैं। ये देखें, अब स्टेप्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को? मुझे पता था कुछ इस तरह के भी मेरे पास रसूल होंगे, अफलातून होंगे, जो मुझे कहेंगे नहीं सर हमें सीढ़ियों का नहीं पता। तो इसलिए मैंने पिक्चर्स डाउनलोड करके अपनी स्लाइड में डाल दिया कि भाई आपको मैं जरा आबशार दिखा ही दूं आज। ठीक हो गया? तो ये देखें, पहले ये यहां से इधर आएगा, फिर यहां आएगा। जैसे हम सीढ़ियां नहीं उतरते, हम अगर छत पे चले जाए हैं तो हम सीढ़ियां उतर के नीचे आते हैं, और इसी तरह जैसे स्टेप वाइज हमारी कैस्केड होती है, आबशार होती है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? इसी तरह हम लोग स्टाइल शीट के अंदर रूल्स को मेंशन करते हैं, स्टाइलिंग के रूल्स को मेंशन करते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसी तरह क्या होता है, हमारे रूल, पहले पहला रूल आता है, फिर दूसरा रूल आता है, फिर तीसरा रूल आता है, फिर चौथा रूल आता है, फिर पांचवा रूल आता है। तो इन द फॉर्म ऑफ कैस्केड, स्टेप बाय स्टेप हमारे रूल्स आ रहे होते हैं। और अभी जो मैं आपको एनालॉजी बताने वाला हूं, उस एनालॉजी को समझना। ये जो स्टेप्स है ना, इनको आप समझ लें, ये आपके CSS के रूल्स हैं। और ये जो वाटर है ना, ये आपका HTML में लिखा हुआ कोड है, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये एनालॉजी आपने समझनी है। पानी क्या है आपका? HTML का कोड है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं, या पानी आपका HTML का एक एलिमेंट है। ठीक हो गया? ठीक है, तो वाटर इज योर HTML एलिमेंट। और ये जो स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है? आपके CSS के रूल्स है, CSS के रूल्स है। क्लियर हो गया? हमने डिसाइड कर लिया। चले कुछ और आबशार की तस्वीरें देख लेते हैं, फिर इन रूल्स को समझते हैं। ये देखें, कितनी मजे की आबशार है, यहां से पानी नीचे गिर के आ रहा है। ये देखें साथ, ये गोल कलर, गोल गोल प्याले भी बने हैं, प्यालों की शक्ल में भी आपको आबशार दिख रही है, दिख रही है ना? तो डिफरेंट स्टाइल्स की आर्टिफिशियल जो कैस्केड है वो भी आप बना सकते हैं, जो कि मैं आज इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। भी इस तरह की भी आपने कैस्केड्स देखी हुई होंगी, देखी है ना? कुछ और देख लें ना, दिल राजी कर लें अपना। ये भी देखें, इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स नीचे आ रही है। ये भी देखें, कितनी मजे की है ना? बोलते ही नहीं। आज तो कुछ ही बोल दो कि मैं इतना अच्छा लेक्चर आप लोगों के पास लेके आया हूँ, इतनी अच्छी मैंने पिक्चर्स आपको दिखा दी है, दिल जो है वो बाग बाग हो गया। तो आप फिर भी बिल्कुल कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहे। भाई आज हम CSS पढ़ने जा रहे हैं, और CSS में इस तरह की मजे मजे की चीजें हमने पढ़नी है, ब्यूटीफुल किस्म की चीजें। ये देखें कितनी मजे की आबशार है, कितनी मजे की कैस्केड है। और ये देखें, इसने तो आधी मुका दी है। आगे देखें, ये देखें, ये आर्टिफिशियली डिजाइंड है, इसमें देखें स्टेप्स बने हुए हैं, ऐसा ही है। और इसमें देखें, ये तो अंत है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? देखिए कलर्स आ रहे हैं। मैं अब आपको CSS की तरफ लेके जा रहा हूं। मेरी बात समझ, कैस्केडिंग स्टाइल शीट मैंने आपको समझानी है और समझा के छोड़नी है, ऐसे नहीं छोड़ना आज आपको। ये देखें, यहां पे भी कलर्स आने शुरू हो गए। यहाँ क्या बात है जी, मजा ही आ गया देख के। नेक्स्ट क्या? वाह क्या बात है। ये भी देखें, ये भी देखें। बस अब ज्यादा ही देख लिया आप लोगों ने, अब जरा इधर आ जाए। आपको पहले बताया है कि CSS दो काम करती है। क्या करती है? दो काम करती है। पहला काम क्या करती है? स्टाइलिंग करती है, रंग देती है, शेप देती है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये जो स्टेप्स बने हुए हैं यहां पे गौर करें, जब पानी यहां से यहां आके गिरेगा तो जो इस स्टेप का कलर होगा, पानी का कलर भी वही हो जाएगा।
ऐसा ही है। और जो इस स्टेप का लेआउट होगा, स्ट्रक्चर होगा, वही स्ट्रक्चर पानी भी इख्तियार कर लेगा। पानी को जग में डालो, जग जैसा बन जाता है, पानी को गिलास में डालो, गिलास जैसा बन जाता है। एचटीएमएल का कोड का भी एचटीएमएल के कोड का भी यही हिसाब है कि जब हम लोग एक स्टाइल शीट को अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देते हैं ना, और उसमें डिफरेंट सिलेक्टर्स होते हैं, एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नेम्स होते हैं फिलहाल। तो जिस एलिमेंट को हमने सिलेक्ट किया ना, जैसे वो इस रूल पे आके गिरेगा तो क्या होगा, उसका स्टाइल भी स्पेसिफाई हो जाएगा और उसका कलर, उसका स्ट्रक्चर सब कुछ स्पेसिफाई हो जाएगा। अब ये जो पानी यहां से इधर गिरा, देखो ये भी आ रहा है, ये एक और एलिमेंट है, ये एक और एलिमेंट है, ये एक और एलिमेंट है। इस तरह आप अंडरस्टैंड करें। जब ये एलिमेंट इस स्टेप पे गिरेगा तो इसकी शेप बिल्कुल ऐसी इस स्टेप जैसी हो जाएगी और इसका कलर भी वही हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको बात कुछ ज्यादा समझ आ जाएगी। यहाँ ये जो एलिमेंट है, ये जो आपका एलिमेंट है, जिस स्टेप पे या जिस रूल पे गिरेगा, या जिस रूल से हमने इनको सिलेक्ट किया है, या इसको इसके सिलेक्टर के अंदर हमने जो रूल्स लिखे हुए हैं उसमें हमने इसको कलर कौन सा दे दिया, पिंक, इसको रेड, इसको येलो, इसको ग्रीन, ठीक है। सिमिलरली हमने बाकी आगे कलर्स दे दिए। तो स्टेप्स क्या है ये समझ लें, ये डिफरेंट रूल्स हम लोगों ने किसी एक एलिमेंट के लिए लिखे हुए हैं। तो जो जो आपका एलिमेंट नीचे गिरता जाएगा तो उसके ऊपर वो रूल्स अप्लाई होते जाएंगे, चाहे वो कलर के हो, चाहे वो स्ट्रक्चर के हो। सिमिलरली यहां देखें, जब ये वाटर मैंने कहा है, ये आपका एलिमेंट है, यहां गिरेगा व्हाइट हो गया, यहां गिरा कलर चेंज हो गया, यहां गिरा कलर चेंज हो गया। सिमिलरली इधर आए, ये जो प्यालों की मैंने एग्जांपल पकड़ी ना, यहाँ पे देखिए, यहां गिर रहा है तो इसकी शेप जो है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में अप्रोक्सीमेटली बन रही है। यहां गिरा तो क्या हो गया, एक प्याले की शक्ल इख्तियार कर गया। तो सिमिलरली यहां देखें, यहां पे भी स्टेप्स बने हुए हैं। तो आपने स्टेप्स को क्या समझना है, रूल्स समझना है। क्या समझना है, रूल्स समझना। और रूल्स जो होते हैं ना, वो असल में डिजाइन को और स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं, स्टाइलिंग को और स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। यहां आप देख लें। सिमिलरली अब यहां देखें, आपको सारी बातें बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। यहाँ के रूल्स और हैं, यहाँ के रूल्स और हैं। ये देखें, यहाँ देखें, ये सारा वाटर जो गिर रहा है ये ग्रीन हो रहा है, ये सारा रेड। जिस स्टेप पे गिर रहा है उसी स्टेप के रूल्स इस पे अप्लाई होंगे। तो ये जो कलरफुल मैंने कैस्केड्स आपको दिखाई हैं, इनको दिखाने का मकसद ये था कि जो हमारी स्टाइलिंग शीट होती है उसके अंदर रूल्स भी क्या होते हैं, स्टेप्स में होते हैं। अब मेरी बात आपने गौर से सुननी है, जो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं। बाद औकात क्या होता है, सीएसएस में हम लोग एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट रूल्स बनाते हैं, या डिफरेंट रूल्स जो है ना, एक एलिमेंट को कर रहे होते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट रूल्स एक एलिमेंट को टारगेट कर रहे होते हैं। अब मैं ये आपको एग्जांपल से समझाता हूं और हम अपना फोल्डर सिलेक्ट करेंगे आज। सीएसएस का फोल्डर हमने सिलेक्ट कर लेना। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिलेक्ट करना है और ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम यहां पे इस फोल्डर के अंदर ना एक फाइल बनाते हैं, नई फाइल। फाइल का हम नाम रख देते हैं cascading.html। ठीक हो गया, प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। मैंने इंटर प्रेस किया, डॉट आ गया। मैंने इंटर प्रेस किया, ये फाइल बन के हमारे सामने आ गई। हम लोग शिफ्ट दबा के 1 को प्रेस करते हैं और इमिट कोड एब्रीविएशन या इमिट एब्रीविएशन के जरिए से हम लोग अपनी पूरी बॉयलर प्लेट उठा के, या बेसिक कोड जो HTML डॉक्यूमेंट को बनाने का, हम लोग उसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। कर लिया। हम यहाँ पे एक हेडिंग लिखते हैं H1। प्रॉब्लम किसी को, मैं यहाँ पे लिखता हूं दिस इज हेडिंग 1, लिख दिया जी हमने। प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, क्लियर हो गया। कंट्रोल एस कर लिया हमने इसको। अभी इसी फोल्डर के अंदर हम लोग एक स्टाइल शीट भी बनाते हैं। ठीक है, सीएसएस लिखने के तरीके मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप बाय ओथ मेरे से ये कह दे, ठीक है आप स्टाइल शीट बना लें। ठीक है, मैं यहां पे स्टाइल शीट बना रहा हूं, स्टाइल डॉट
CSS, ये जो जिस तरीके से मैं अभी CSS लिखूंगा ना, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल CSS। मैंने इंटर प्रेस किया, मेरे सामने शीट खुल गई। ठीक है, अब इस शीट को मैं इसके साथ लिंक भी कर देता हूं। क्या कर देता हूं? लिंक भी कर देता हूं। ये देखें जी, हमने क्या किया, लिंक लिखा, रिलेशनल एट्रीब्यूट दिया, उसमें बता दी एक स्टाइल शीट है। ठीक हो गया, और साथ हमने बता दिया ये स्टाइल शीट है, स्टाइल डॉट CSS, क्योंकि ये इसी फोल्डर में मौजूद है। हमने यही बस जो फाइल का नेम है वो हमने मेंशन कर दिया। अब हम आते हैं इस फाइल की तरफ। हमने अपने जो कैस्केडिंग डॉट HTML जो हमारा डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ H1 हेडिंग दी है, ऐसा ही है। इसके ऊपर कुछ स्टाइल्स हम लोग अप्लाई करते हैं। हम H1 लिखते हैं, ये सिलेक्टर हो गया। इसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, CSS का रूल हमेशा 3 चीजों पे मुश्तमिल होता है। पहला होता है सिलेक्टर, और दूसरा होता है डिक्लेरेशन। क्या होता है? रूल के 2 हिस्से होते हैं, पहले को सिलेक्टर कहते हैं, दूसरे को डिक्लेरेशन कहते हैं। और डिक्लेरेशन के भी कितने हिस्से होते हैं? 2। कितने होते हैं? पहले को हम कहते हैं प्रॉपर्टी, और दूसरे को हम कहते हैं उसकी वैल्यू। प्रॉपर्टी यहां पे मैं क्या देता हूं? कलर। ये सारी मैंने आपसे डिस्कस करनी है, ठीक है। फिलहाल अभी बाय ओथ आप इसको समझें। कलर दे दिया मैंने, कलर कौन सा दूं बताएं? गोल्ड दे दूं? ठीक हो गया। कंट्रोल एस किया मैंने, हम इधर अपने डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं जी, यूजिंग द लाइव सर्वर। आपको हेडिंग गोल्ड नजर आना शुरू हो गई है नहीं? LSC के ब्लैक। ठीक हो गया। कंट्रोल एस किया, हम चले गए यहां पे, देखें बैकग्राउंड का कलर ब्लैक हो चुका है। प्रॉब्लम तो नहीं है कोई भी? अब जो रूल्स मैं स्पेसिफाई करता जा रहा हूं, ऑटोमेटिकली इस पे अप्लाई होते जा रहे हैं। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा जी, ये मैंने ऊपर कुछ रूल्स इसके ऊपर अप्लाई किए। मैं इसको यहां से सारे को कॉपी करता हूं, कंट्रोल C करता हूं, नीचे आके मैं इसी को पेस्ट करता हूं। मैं कहता हूं मैंने हेडिंग का कलर जो है ना वो गोल्ड नहीं देना। क्या देना जी? मैंने व्हाइट देना। समझ आ रही है? व्हाइट दे दिया, कंट्रोल एस किया, जरा यहां आके चेक करिए, यहां तो कलर इसका जो है वो व्हाइट हो चुका है। ऊपर तो हमने गोल्ड दिया हुआ है, नीचे हमने यहाँ पे व्हाइट दिया, कलर व्हाइट अप्लाई हो गया। बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे ब्लैक है, ऊपर भी ब्लैक है, कोई इशू। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को उड़ा देता हूँ, ये ले पकड़े, मैंने बैकग्राउंड कलर ही रिमूव कर दिया। कंट्रोल एस किया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही रहेगा, बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ। मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे फाउंट साइज दे देता हूँ, फाउंट साइज दे देता हूँ। फाउंट साइज मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कुछ बिल्ट इन ऑप्शन है, लार्जर। ठीक है, कंट्रोल एस किया, यहां चले गए, ये फॉन्ट साइज देखे चेंज हुआ। वह नहीं हुआ, ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसको करता हूं क्लोज। मैं चला जाता हूं अपने डॉक्यूमेंट में, और यहां से हम लोग CSS में आ जाते हैं, और इसको हम ऐसे ही ओपन कर लेते हैं। ये ले जी, अब आपको समझ आएगा। मैंने लार्जर की जगह पे मैंने कह दिया 35 पिक्सल्स। साइज आपने किसमें देना, साइज को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिक्सल्स लिख दिया मैंने, कंट्रोल एस किया, और जाके जैसे मैं अपने डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करूंगा साइज बड़ा हो जाएगा। मैंने कलर ऊपर भी दिया था, इधर भी दिया। कलर अप्लाई कौन सा हुआ? मैंने आपको यहां पे भी यही समझाया था कि आपका ये वाटर जो मैंने कहा था एलिमेंट है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, रास्ते में एक स्टेप पे आया, इसका कलर क्या हो गया? पिंक हुआ। अगले में आया, उस स्टेप का कलर ले लिया, उससे आगे वाले में आया, उसका कलर ले लिया, उससे आगे वाले में आया, उसका कलर ले लिया, और सबसे जब नीचे गिरा तो जो कलर सबसे नीचे वाले रूल का था वो इसने अपना लिया, बाकी सारे छोड़ दिए, ओवर राइट कर गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जैसे कैस्केड में गिरता हुआ पानी सबसे डाउन लेवल पे मौजूद एलिमेंट का कलर जो है उसे गेन करता है, सिमिलरली जब आपने किसी एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट रूल्स लिख दिए हो, डिफरेंट रूल्स लिख दिए हो, और आप ये सोच रहे हो अब कौन सा रूल जो है वो हमारे
एलिमेंट पे अप्लाई होगा तो यहाँ पे बिल्कुल जैसे कैस्केड में पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, यहाँ इसका एल्गोरिथम भी वैसे ही काम करता है कि जो सबसे ऊपर रूल मेंशन्ड है ना, ये नहीं अप्लाई होगा, बल्कि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जो सबसे बॉटम पे लिखा हुआ रूल है। इसे कहते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। इसके बेनिफिट्स क्या है मैं आपको ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आपको सिर्फ समझाना क्या मकसूद था ये को देखो जरा यहाँ पे मैंने, अच्छा मैं यहाँ पे ना जो मर्जी साइज मेंशन कर दूं फॉन्ट का, बल्कि कुछ और हम यहाँ पे मेंशन करते हैं बैकग्राउंड कलर के अलावा। फॉन्ट फैमिली हम दे देते हैं, फॉन्ट फैमिली हमने लिखा और अब हम यहाँ पे लिख देते हैं एरियल। ठीक है, मैं इन बाकी सब को यहां से हटा देता हूं, सिर्फ मैं एरियल यहां पे मेंशन कर रहा हूं। ठीक हो गया, कंट्रोल एस किया, हम चले गए अपने वेब पेज पे और हमने इसको रिफ्रेश किया। देखिए फॉन्ट फेस चेंज हुआ नहीं हुआ, हुआ ना, लेकिन मैंने यहां पे फॉन्ट फेस दिया ही नहीं है। देखिए ये कलर और इस कलर में क्या हो गया, क्लैश क्रिएट हुआ था। तो जब सीएसएस रूल्स के अंदर जो कि एक ही एलिमेंट के लिए लिखे गए हो क्लैश क्रिएट हो जाए, तो वो रूल जो सबसे बॉटम पे लिखा गया वो अप्लाई होता है। जैसे मैंने आपको बताया वाटर फिर उसी स्टेप की शेप भी इख्तियार करेगा और उसी का कलर इख्तियार करेगा जो सबसे बॉटम पे है। सो बिकॉज ऑफ दिस जो सीएसएस है इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। सो ये कैस्केडिंग का मतलब था। अब आप स्लाइड्स को पढ़ें समझें, आपको समझ आ जाएगा कि सीएसएस को कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्यों कहते हैं। उसके बाद हुजूर वाला द वर्ड कैस्केडिंग हैज डुअल मीनिंग, इसके दो मानी है। पहला मैंने आपको समझा दिया द हायरार्की ऑफ स्पेसिफिकेशंस, जो रूल्स हमने स्पेसिफाई किए उसमें क्या हुआ, सबसे बॉटम वाला रूल अप्लाई हुआ एज इन द कैस्केड। जैसे आबशार में पानी उसी स्टेप की शेप, उसी स्टेप का कलर जो है उसको अपनाता है जो सबसे बॉटम पे होता है। दूसरा क्या जी कि जब हम सीएसएस लिखते हैं ना एक्सटर्नल सीएसएस, तो उस फाइल की एक्सटेंशन हम क्या दे रहे हैं, डॉट सीएसएस। तो क्योंकि वहां पे सीएसएस आ रहा है तो उसमें जो पहला है उसको हम कैस्केडिंग कहते हैं। तो मुझे दूसरे रूल के ऊपर तो मेरा दिल इतना मुतमईन नहीं हुआ, जो पहली बात थी उस पर मेरा दिल अच्छे तरीके से मुतमईन है। तो कहता बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन जो है हम लोग इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट कह रहे हैं। सो पहला क्या था, बिकॉज ऑफ द एल्गोरिदम। जैसे कैस्केड में वाटर मैंने बताया एलिमेंट है जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम फॉल कर रहा है। जैसे यहां पे जिस स्टेप पे वाटर फॉल करेगा उसी स्टेप की प्रॉपर्टीज को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो हमने अपनी स्टाइल शीट के अंदर रूल्स लिखे किसके लिए, H1 के लिए। ये दोनों रूल्स किसको टारगेट कर रहे हैं, H1 को, हेडिंग 1 को। अब ये टारगेट तो H1 को कर रहे हैं, लेकिन इसमें कलर मैंने गोल्डन दे दिया और इसमें मैंने वाइट दे दिया। अब सोचना ये है कि कौन सा कलर उस पर अप्लाई होगा। तो जैसे कैस्केड में पानी के साथ होता है ना कि सबसे बॉटम पे जो आपका स्टेप है उसकी जो शेप है, जो उसके अंदर रूल्स स्पेसिफाइड है वही पानी के ऊपर लागू हो जाते हैं, पानी उनको इख्तियार कर लेता है। सिमिलरली यहां पे भी वही कुछ होगा। वाई टू लर्न सीएसएस, एक नई चीज के आपसे कोई बंदा ये सवाल पूछ ले, मैं सीएसएस तो आपको सिखा रहा हूं लेकिन सीएसएस हम लोग सीखें क्यों, सवाल ये बनता हम सीखे क्यों। बता मैंने दिया आपको कि वेब पेज का डिजाइन, पेज का डिजाइन जो होता है असल कीमत उसी की होती है। जितना खूबसूरत डिजाइन होगा उतनी ज्यादा उसकी कीमत होगी। समझ आया नहीं, जो बंदा HTML सीख लेता है और CSS सीख लेता है वो फ्रंट एंड डेवलपर बन जाता है, डिजाइनर बन जाता है। और फ्रंट एंड के बड़े जो है ना वो आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं ऑनलाइन। तो CSS हम सीखे क्यों, जो चीज आपके कस्टमर को आपकी वेबसाइट पे या आपके विजिटर को आपकी वेबसाइट पे दिख रही होती है, जैसे आपको ये स्क्रीन दिख रही है ना यहाँ पे स्क्रीन, तो आपकी वेबसाइट पे जब भी कोई विजिटर विजिट करेगा तो आपकी वेबसाइट उसको दिखेगी किस तरह की। इन जो डिजाइन होता है ना वेबसाइट का, इसको फ्रंट एंड डिजाइन कहते हैं कि विजिटर को वेबसाइट किस तरह की दिखनी चाहिए। और इस सारे दिखने को, आउटलुक को, अपीयरेंस को कंट्रोल कौन करता है, CSS कंट्रोल करता है। इसकी ब्यूटी को CSS कंट्रोल करता है, इसकी लुक को CSS कंट्रोल करता है। तो फॉलोइंग आर सम बेनिफिट्स ऑफ CSS. CSS styles the HTML elements and tags.
CSS जो है, जैसे मैंने जब आपको HTML पढ़ाई तो उसमें मैंने बताया कि हर टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उसकी स्टाइलिंग का काम करते हैं, उसकी स्टाइलिंग का काम करते हैं। और अभी आस्ता आस्ता पता क्या किया जा रहा है, सारे के सारे जो HTML टैग्स के एट्रीब्यूट्स हैं उनको डेप्रिकेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है ये यूज मत करो, अब CSS यूज करके सारी स्टाइलिंग करो। तो जो एट्रीब्यूट्स ऑफ द टैग्स थे वो आस्ता आस्ता खत्म हो रहे हैं, आस्ता आस्ता क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और सारा का सारा काम किसके सुपुर्द किया जा रहा है। और जो अब आगे नियर फ्यूचर में जो ब्राउजर्स होंगे वो आपके टैग्स के अंदर लिखे हुए एट्रीब्यूट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बल्कि CSS को एक्सेप्ट करेंगे। तो देयरफॉर ब्राउजर जो कंपैटिबिलिटी है इसको मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए कि जल्द से जल्द आप लोग CSS सीख लें। तो स्टाइलिंग जो है HTML के टैग्स की, पहली बात वो कौन करता है, CSS करता है। दूसरा फायदा क्या है, CSS हेल्प्स इन डेवलपिंग द रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स ऑफ वेबसाइट्स। इसका क्या मतलब है, आ जाए जरा यहाँ पे। मैंने ये एक वेबसाइट आपके सामने खोली हुई है, मैंने इसके ऊपर अपनी एक पिक्चर थी उसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था, तो ये आपको दिख रही है यहाँ पे। या जैसे ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं यहाँ पे आपके सामने ना YouTube को खोलता हूँ, youtube.com, ये हमारा चैनल है। ये लिख दिया, फिर उसके बाद एडमिन की सैलरी या पारिगन। ठीक हो गया। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूं और इसको छोटा करता हूं, चेक कीजिएगा क्या होता है, क्या हो रहा है। वेबसाइट का लेआउट चेंज होता जा रहा है, जो जो स्क्रीन छोटी होती जाएगी वेबसाइट अपने डिजाइन को चेंज करेगी और खुद को उस स्क्रीन पे फिट करेगी। इससे पहले जो वेबसाइट्स होती थी उनमें क्या मसला था, वो मोबाइल पे भी, आपके कंप्यूटर के मॉनिटर पे भी, आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे बिल्कुल एक जैसी दिखती थी, तो आपको क्या करना पड़ता था, तो स्क्रॉल करके देखना पड़ता था। अब क्या होता है कि जो वेबसाइट है वो खुद को स्क्रीन के मुताबिक क्या करती है, फिट करती है। और इस जो एबिलिटी ऑफ द वेबसाइट है उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन कहते हैं। समझ आगे नहीं आ गया, द एबिलिटी ऑफ द वेबसाइट टू फिट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन, ठीक है, टू फिट इटसेल्फ इन द स्क्रीन, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिव। स्क्रीन बड़ी हुई, डिजाइन ने अपने आप को चेंज कर लिया, प्रॉब्लम किसी को। तो CSS helps in developing the responsive designs of the websites, यानी मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी आपकी वेबसाइट में डेवलप हो जाएगी। और ये किससे होगी, CSS से होगी। जो जो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो मीडिया क्यूरी की प्रॉपर्टी यूज करते हैं वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। CSS helps in applying the animations, क्या करने के लिए, एनिमेशंस क्या होती हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मोशंस। कार्टून देखते हैं ना आप लोग, ये भी एनिमेटेड मूवीज होती हैं, ऐसा है या नहीं है, एनिमेशंस होती हैं। तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनिमेशंस लगाने के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर आप लोग किसे यूज करते हो, CSS को यूज कर सकते हो इंशाल्लाह। तो हम करेंगे भी। CSS helps in applying the 2D and 3D transformation on the HTML elements। इसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हैं। जैसे हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स जो हमारे डॉक्यूमेंट पे मौजूद उनको हम रोटेट कर सकते हैं। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस इंशाल्लाह भी आगे आएंगे, हम उनको अप्लाई करेंगे और मजे करेंगे। नेक्स्ट, CSS saves time in developing or customizing or in updating the website। CSS हमारे वक्त को सेव करती है, हमारा वक्त बचाती है। अब अगर आप गौर से देखें कैसे बचाती है, मैंने यहां पे भी आपके सामने थोड़ी देर पहले style.css के नाम से एक CSS की फाइल बनाई है, उसको मैंने लिंक कर लिया cascading.html के साथ, ये सारे स्टाइल्स अप्लाई करना शुरू कर दिए। ऐसा ही है, मैं यहां पे इसी फोल्डर में एक और फाइल बनाता हूं, save time डॉट HTML लिख दिया मैंने, इंटर प्रेस किया, फाइल बन गई, शिफ्ट दबा के 1 को प्रेस किया, इमिट एब्रीविएशंस के जरिए से मैंने इंटर प्रेस करके जो कोड हमें चाहिए होता है वो मैंने इंपोर्ट कर लिया। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और हेडिंग बनाता हूँ, H1 मैंने बना लिया, ये दूसरे पेज पे हेडिंग मौजूद है, ऐसा ही है। इसको मैं कहता हूँ दिस इज हेडिंग ऑन सेव टाइम, तो दिस इज हेडिंग। क्लियर हो गया।
ये हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव कर लिया। अब मैं यहाँ पे स्टाइल शीट यहाँ पे भी एसोसिएट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं लिखी हुई, उसको मुझे इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। मैं लिंक करता हूँ किसको, स्टाइल शीट को, क्योंकि उसका नाम भी स्टाइल डॉट सी एस एस है, वो इसके साथ भी लिंक होगी। क्लियर हुआ? मैंने कंट्रोल एस किया। अभी आपके सामने यहां पर ये डॉक्यूमेंट ओपन है ना। अब जरा यहां आ जाए, ये सेव टाइम की हमारी फाइल है, मैंने इसको भी ओपन कर लिया। जैसे ही इसको ओपन किया, आप देखें इसके ऊपर भी वही स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। इसका नाम मैं यहां पे चेंज करता हूं, यहां मैं दे देता हूं सेव टाइम, सेव टाइम, कंट्रोल एस कर दिया, और यहां मैं डॉक्यूमेंट की जगह पे क्या लिख देता हूं, कैस्केडिंग। प्रॉब्लम किसी को? कंट्रोल एस किया और चले गए यहां पे, रिफ्रेश किया इसको, देखे सेव टाइम ये आ गया, इसको रिफ्रेश किया, देखे यहां पे क्या आ गया, कैस्केडिंग आ गया। दोनों पे स्टाइल अप्लाई हो गया, ये नहीं हो गया। आप जितनी मर्जी फाइलें बना लें, बहुत जितनी मर्जी, उन तमाम के साथ आप एक स्टाइल शीट अटैच करके ना उन सब की डिजाइनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले बहुत बड़ा प्रॉब्लम था डेवलपर्स के लिए, जब HTML टैग्स के एट्रीब्यूट्स को यूज करके ना, जब HTML3 के अंदर एट्रीब्यूट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हर टैग के लिए, तो जो डेवलपर्स थे उनके लिए तो ये एक डरावना ख्वाब साबित हुआ कि अगर उन्हें बड़ी वेबसाइट बनानी पड़ती थी ना, तो हर पेज के ऊपर हर टैग के अंदर उन्हें क्या लिखना पड़ता था, एट्रीब्यूट्स को मेंशन करना पड़ता था, जिससे कोड की क्वांटिटी क्या जाती थी, बढ़ जाती थी। तो जब CSS इंट्रोड्यूस करवाई गई, तो CSS के इंट्रोड्यूस करवाने के बाद क्या हुआ, एक CSS की फाइल के जरिए से आप लाखों हजारों करोड़ों पेजेस को क्या कर सकते हैं, लिंक करके उनकी स्टाइलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको हर कंपोनेंट के लिए अलग से CSS लिखने की जरूरत नहीं है। इससे क्या हुआ, डेवलपर्स का टाइम सेव हो गया। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो है वो बड़ा आसानी के साथ डेवलप होना शुरू हो गई। क्लियर हुआ? मैंने अभी सिर्फ 2 फाइल्स के साथ आपको CSS अटैच करके दिखाई है, ठीक है। और ये किसकी बदौलत हुआ, एक्सटर्नल CSS की बदौलत हुआ। अगर मैं यहां जाके गौर से देखिएगा, यहां जाके मैं ये जो यहां मैंने कलर दिया ना, मैं इसको हटाता हूं, हटा दिया मैंने, कंट्रोल एस किया, हम यहां अपने पेज पे आगे रिफ्रेश किया, कलर गोल्डन हो गया। यहां पे भी रिफ्रेश किया, कलर गोल्डन हो गया, नहीं हो गया। मैंने सिर्फ एक फाइल में चेंजेस लाए हैं। क्या हुआ, वेबसाइट पर मौजूद तमाम जो पेजेस हैं उनके ऊपर ये चेंजेस अप्लाई हो गए हैं, ठीक है। बाय यूजिंग ए सिंगल स्टाइल शीट हम लोग मिलियंस ऑफ द जो पेजेस ऑफ द वेबसाइट है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी स्टाइलिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन CSS से पहले क्या होता था, हर एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर था, जो उसकी स्टाइलिंग थी, उसको कौन कंट्रोल करता था, उसके एट्रीब्यूट्स कंट्रोल करते थे। लिहाजा अगर हमने वेबसाइट के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज लाना होता था, तो हमें हर एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज आके चेंज करनी पड़ती थी, जो कि बहुत मुश्किल काम था, बहुत। और अब क्या है, इससे हमारा टाइम सेव हो गया। हमने एक लाइन को चेंज करना है, और उस लाइन को चेंज करने के बाद जो चेंज आएगा वो तमाम लिंक्ड पेजेस के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो CSS के ये बेनिफिट्स हैं। क्लियर हो गया? सो CSS saves time in developing or customizing or updating the website. क्लियर हो गया? पेजेस लोड फास्टर, पेजेस लोड फास्टर। अब पेजेस जो है उनकी लोडिंग का टाइम बहुत कम है, वरना वेबसाइट जो है वो लोड होने में हो सकता है आपके 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट घंटा ले जाए। क्यों? जब कोड ज्यादा होगा तो वेबसाइट को लोड होने में भी टाइम ज्यादा लगेगा, वेबसाइट को लोड होने में भी टाइम ज्यादा लगेगा। अब अगर मैं इस पेज पे मौजूद जो cascading.html पे पेज मौजूद है, इसके अंदर मैं अलग से स्टाइल लिखता हूं, इसे कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। इसे क्या कहते हैं? इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। यहां मैं कलर मेंशन करता हूं, क्या दे दूं कलर, बताएं? ब्लू कलर दे दूं या ये वाला दे दूं? कंट्रोल एस किया, गौर करना, मैं जा रहा हूं वेबसाइट पे,
रिफ्रेश किया, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जैसे मैं यहां जाके रिफ्रेश करूंगा कोड में चेंज आ जाएगा। अब मैंने इनलाइन सीएसएस दी है, क्या दी है मैंने? इनलाइन सीएसएस दी है। सिमिलरली अगर मैं यहां जाके भी सीएसएस दे दूं, यहां पे भी मैं इसी को कॉपी करता हूं, इसे कहते हैं इनलाइन सीएसएस देना। टैग के स्टार्टिंग टैग के अंदर ही आपने सीएसएस मेंशन कर दी है। सिमिलरली मैं यहां पे जाता हूं और यहां जाके मैं कंट्रोल वी करता हूं, ठीक हो गया। कलर मैं चेंज कर देता हूं, यहां पे ब्लू कर देते हैं, ठीक हो गया। ये लें जी, हमने यहाँ पे ब्लू कलर दे दिया, कंट्रोल एस किया, चले गए अपने सेव टाइम पे। इसको रिफ्रेश करें, देखें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा चेंज आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रायोरिटी एक्सटर्नल सीएसएस को मिलती है कि इंटरनल सीएसएस को, इनलाइन सीएसएस को मिलती है? इनलाइन सीएसएस को मिलेगी। पहले वो सर्च किसको करेगा? एक्सटर्नल सीएसएस को, वहां से स्टाइलिंग लेके आएगा, जैसे टैग के पास आएगा टैग के अंदर अपनी इनलाइन सीएसएस लिखी हुई है, वो उसको एट द लास्ट इसको अप्लाई कर देगा। अब अगर मैंने स्टाइलिंग इस तरह की हो तो फिर क्या होगा? मुझे हर टैग के अंदर जाके स्टाइलिंग चेंज करनी पड़ेगी, हर टैग के अंदर जाके स्टाइलिंग चेंज करनी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल काम है और इससे मेरा टाइम जाया होगा। सो आ जाइए यहाँ पे। अब देखा कोड बनना शुरू हो गया। कोड जब हम टैग्स के इनसाइड एट्रीब्यूट देंगे या स्टाइलिंग देंगे तो क्या होगा? हमारा कोड बढ़ेगा। कोड बढ़ेगा तो क्या होगा? लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा, ऐसा ही ना उसका। नेक्स्ट हम चलते हैं जी कुछ और। पेजेस लोड फास्टर। सीएसएस लिखने की वजह से हमारे जो पेजेस हैं वो जल्दी लोड हो जाते हैं। इसको मैंने आपको यहाँ एक एनिमेशन के जरिए से भी समझाने की कोशिश की है। ये एक सीएसएस की फाइल है, जैसा कि यहाँ मैंने कोड में भी आपको लिख के चेक कराई है। मैंने यहाँ पे ये सीएसएस की फाइल बनाई है, इसके साथ 2 HTML के पेजेस को मैंने लिंक किया हुआ है। तो सिमिलरली ये सीएसएस की फाइल, इसके साथ मैंने एक पेज को लिंक किया, दूसरे पेज को लिंक किया, तीसरे पेज को लिंक किया। आप लाखों पेजेस को इसके साथ लिंक कर सकते हैं और सिंपली सिर्फ इस एक फाइल में चेंजेस लाके आप इन तमाम फाइल्स के अंदर क्या कर सकते हैं? चेंजेस ला सकते हैं। तो बजाय इसके आप हर टैग में जाएं, वहां जाके आप उसके एट्रीब्यूट्स दें और इनकी स्टाइलिंग को कंट्रोल करें और कोड को बढ़ाएं। यहां मैंने दोनों की हेडिंग्स के लिए एक सीएसएस लिखा था और एक रूल से दोनों की स्टाइलिंग चेंज हो रही थी ना, ऐसा ही है ना। तो बजाय इसके मैं कोड को बढ़ाऊं और लोडिंग टाइम को भी क्या कर दूं? बढ़ा दूं। मुझे क्या चाहिए? एक फाइल लिखूं और उसको बाकी तमाम पेजेस के ऊपर अप्लाई कर दूं। इससे क्या होगा? मेरा कोड कम हो जाएगा और मेरी वेबसाइट के लोड होने का टाइम भी कम हो जाएगा। क्लियर हुआ जी? नेक्स्ट क्या? वाई टू लर्न सीएसएस? इजी मेंटेनेंस के लिए। किसके लिए? टू मेक ए ग्लोबल चेंज। मैं अब यहां जाता हूं, कंट्रोल जेड करता हूं, इससे भी मैंने स्टाइलिंग हटा दी, कंट्रोल एस कर दिया मैंने, इससे भी मैं स्टाइलिंग को हटा देता हूं, कंट्रोल एस कर दिया मैंने। अब मैं कह रहा हूं इस स्टाइल शीट के साथ जितने भी पेजेस लिंक्ड हैं उन तमाम की हेडिंग्स का कलर क्या हो जाना चाहिए? व्हाइट। क्या होना चाहिए? मैंने व्हाइट लिखा, कंट्रोल एस किया और चला गया पेज पे, रिफ्रेश किया, पेज का कलर, हेडिंग का कलर व्हाइट हो गया। यहां जाके मैंने रिफ्रेश किया, हेडिंग का कलर क्या हो गया? व्हाइट हो गया। तो ग्लोबल चेंजेस लाने का मतलब ये है कि जितने भी पेजेस आपकी वेबसाइट पे मौजूद हैं उन तमाम में चेंज लाना है। मतलब हेडिंग 1 जिस जिस पेज पे आ रही है हेडिंग 1 में चेंज आना चाहिए। तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय यूजिंग द सीएसएस। सिर्फ एक रूल को हमने चेंज करना है और वो प्रॉपर्टी सब पे अप्लाई हो जाएगी। तो टू मेक ए ग्लोबल चेंज सिंपली चेंज द स्टाइल। All elements in all the web pages will be updated automatically. वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है जी? सुपीरियर स्टाइल्स टू HTML। एक होता है इंफीरियर, दर्जे में कम, कमतर, और सुपीरियर का मतलब होता है आला। स्टाइल्स टू HTML मतलब जो आपकी CSS है, इसमें स्टाइलिंग के जो ऑप्शंस हैं वो HTML से क्या है?
ज्यादा आला है, ज्यादा है, आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं स्टाइलिंग के बनिस्बत किसके, HTML के। तो CSS हैज ए मच वाइडर अरे ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसमें एट्रीब्यूट्स की जो अरे है या इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स के ऑप्शंस हैं वो आपके लिए क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू HTML। HTML में फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं टेबल के एट्रीब्यूट्स को आप पढ़ लो ना, मैंने आपको उसके बॉर्डर का कहा था, बॉर्डर के कलर का कहा था, बैकग्राउंड कलर का कहा था, याद आया नहीं, विड्थ का कहा था, हाइट का कहा था। अब ये 6-7 प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन जब आप CSS के जरिए से टेबल्स को कंट्रोल करोगे तो मेरे ख्याल में कोई 20-25 प्रॉपर्टीज हैं जिनके जरिए से आप लोग टेबल्स की स्टाइलिंग कर सकते हैं, टेबल्स की डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो CSS has a much wider array of attributes than the HTML, so you can give better look। आप अच्छा लुक दे सकते हो, अच्छा मेकअप कर सकते हो to your web page than the HTML attributes। बजाय इसके आप HTML attributes को यूज करके खुद को लिमिटेड कर लें, तो आपको क्या चाहिए, आपको CSS को यूज करके ज्यादा एट्रीब्यूट्स को यूज करना चाहिए और ज्यादा अच्छे अंदाज में स्टाइलिंग करनी चाहिए अपने वेब पेज की। नेक्स्ट, इस बात को गौर से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आप लोगों को जितना जल्दी समझ आ जाएगी उतना ज्यादा आसानी है आपके लिए एज ए डेवलपर, चाहे आप फ्रंट एंड डेवलपर बनते हैं या बैक एंड। फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। नो HTML एट्रीब्यूट्स आर बीइंग डेप्रिकेटेड। HTML के जो एट्रीब्यूट्स है ना, वो साइज का, वो विड्थ का, वो हाइट का, मैंने जो आपको पढ़ाया है HTML के अंदर, वो सारे के सारे अब आस्ता आस्ता क्या किए जा रहे हैं, डेप्रिकेट किए जा रहे हैं, उनको खत्म किया जा रहा है, उनको हज़फ किया जा रहा है। मतलब उनका अब आपकी स्टाइलिंग पे कोई असर नहीं होगा। एंड इट इज बीइंग रेकमेंडेड, और अब ये बात रेकमेंड की जा रही है, ये बात बड़े पुरजोर अंदाज में कही जा रही है टू यूज CSS। क्या आप स्टाइलिंग के लिए बजाय इसके HTML के एट्रीब्यूट्स को यूज करें, आप CSS को यूज करें। लिहाजा आप लोग अगर चाहते हैं कि इन द फ्यूचर जो ब्राउजर कंपैटिबिलिटी आपने अपने जो वेब पेज है उसके डिजाइन को देनी है, लिहाजा आपको CSS यूज करनी चाहिए। आपको HTML के एट्रीब्यूट से अब किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, वरना क्या होगा, ब्राउजर्स अपडेट होते जाएंगे, वो CSS को एक्सेप्ट करके आपके वेब पेज को स्टाइल करेंगे, क्योंकि HTML के जो एट्रीब्यूट्स है वो तो डेप्रिकेट हो चुके होंगे। लिहाजा हो सकता है आपके वेब पेज का हुलिया बिगड़ जाए, उसकी शेप बिगड़ जाए। लिहाजा आपको चाहिए कि आप लोग वही यूज करें जिसकी डिमांड है फ्यूचर में। इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, क्योंकि टाइप CSS से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ CSS का क्या मतलब है कि CSS ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ऑन द बेसिस ऑफ यूज CSS की कितनी टाइप्स हैं, तो आज इसी लेक्चर में बता देता हूं। अगले लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे कि हाँ जी इंटरनल CSS का क्या मतलब है, एक्सटर्नल CSS का क्या मतलब है, और इनलाइन CSS का क्या मतलब है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।